हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एंडोक्राइन पैथोलॉजी के सेक्शन को। हमने पिछली वीडियो में हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ा था और इस सेक्शन में हम जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ने वाले हैं और उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम जो पढ़ रहे हैं डेट इज़ इन रेफरेंस टू द यूएसएमडी स्टेप 1 फर्स्ट एड। तो अगर आप भी चाहें तो स्टेप 1 के साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उसकी बुक में 4 डिफरेंट किस्म की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। वन ऑफ देम एंड द मोस्ट कॉमन ऑफ देम इज द ग्रेव्स डिजीज। उसके अलावा हमारे पास आता है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, देन हिट थायराइड स्ट्रॉम एंड लास्ट में हमारे पास आता है जोस बेस्ट ऑफ फैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेव्स डिजीज को समझते हैं। ग्रेव्स डिजीज क्या है? ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म डेट वी है। अच्छा, इसमें ये होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने फिजियोलॉजी के सेक्शन में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो कि एक्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे और वहाँ से वो सिंथेसिस करवाते हैं और सर्टेन हार्मोन से सर्टेन chemicals in our body. So pituitary gland say one such chemical that is released is thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone acts on the thyroid receptors in the thyroid gland. यहाँ पे पड़ा हुआ thyroid gland. So thyroid stimulating hormone acts on the receptors of the thyroid gland. जब ये thyroid stimulating hormone वहाँ पे बाइंड होगा तो वहाँ से thyroid की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो मतलब थायराइड में हमारे पास आते हैं दो हार्मोन्स T3 एंड T4। तो जब T3 T4 की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नेगेटिव सिग्नल भेजते हैं और TSH की अमाउंट वापसी कम हो जाती है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस वापसी रुक जाती है। लेकिन ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? ग्रेव्स डिजीज में हमारे पास बन जाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब ये है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज होंगी वो परमानेंटली बाइंड कर लेंगी उन रिसेप्टर्स पे थायराइड के जो T3 एंड T4 की सिक्रेशन करवा रहे हैं। मतलब कि TSH वहाँ पे बिल्कुल भी यूजलेस हो जाएगा, वहाँ पे जो है वो सारा काम करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो कंटिन्यूसली बाउंड होती है रिसेप्टर पे, हम उनको डिसोसिएट नहीं कर सकते। तो जब तक वो बाउंड है तब तक थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन होती रहेगी एंड इट इज देयरफॉर ग्रेव्स डिजीज एक क्रॉनिक कंडीशन। इस कंडीशन में जो है वो कंटिन्यूस थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, उसके अलावा अक्सर ऐसा ही पाया गया है कि जिन मदर्स को ग्रेव्स डिजीज है, मतलब मदर्स में TSI की अमाउंट ज़्यादा है, वो TSI डिफ्यूज होके न्यूराइट्स में भी जाता है थ्रू प्लेसेंटा और वहाँ पे वो हाइपरथायरॉयडिज्म की स्टेट करवाता है। तो जब तक बच्चा गेस्टेशनल एज में होता है, जब तक न्यूराइट इज इन गेस्टेशनल एज, वहाँ पर ट्रांजिट न्यूनाटल हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास थायराइड एक ग्लैंड है, इट इज कंटिन्यूसली स्टिमुलेटेड, तो किसी भी चीज़ को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट करें तो उसकी इनलार्जमेंट होगी। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाता है अपनी साइज में एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइज, और दिस इनलार्जमेंट इज द डिफ्यूज इनलार्जमेंट, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज गोइटर। सो डिफ्यूज गोइटर इज फाउंड इन अ कंडीशन ऑफ ग्रेव्स डिजीज। उसके अलावा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ना सिर्फ थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके वहाँ पर थायराइड की सिंथेसिस को बढ़ाता है। दिस TSI आल्सो एक्ट ऑन द फाइब्रोब्लास्ट ऑफ द ऑर्बिट्स, मतलब कि हमारी आंखों के पीछे जो फाइब्रोब्लास्ट पड़े होते हैं वहाँ पे भी एक्ट करता है। उसके अलावा हमारी लेग्स में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वहाँ पे भी एक्ट करता है। तो जब डर्मल फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो फिर वहाँ पे हमारे पास मेक्सिडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जब ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स और वहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि वहाँ पे एडिमा करवा देंगे, पफिनेस करवा देंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो TSI है ये हमारे पास एक्टिवेशन करवाता है T सेल्स की। तो T सेल्स एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी, लिम्फोसाइट में वही T सेल एंड B सेल आते हैं। जो लिम्फोसाइट की इन्फिल्ट्रेशन होगी तो फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरफेरोन गामा रिलीज करेंगे। दीज आर केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। तो जब TNF अल्फा और इंटरफेरोन गामा इन दोनों की सीक्रेशन बढ़ जाएगी, ये हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्लाइकोजामिन ग्लाइकन्स, क्योंकि हाइड्रोफिलिक गेग्स की अमाउंट बढ़ जाएगी। और गेग आपको पता है कि वो वाटर को खींचते हैं, तो जब भी वो वाटर को खींचेंगे तो वहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाएगा। ऐसी ऑस्मोटिक स्वेलिंग हो जाएगी मसल टिश्यूज में और मसल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एक डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो इसकी हिस्टोलॉजी ग्रेव्स डिजीज की में ये पाया गया है कि जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, यानी कि जो सेल्स हैं जो कि स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को इन द थायराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं थायराइड हार्मोन को इन द थायराइड ग्लैंड, उनकी जो शेप वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दे बिकम टॉल एंड दे बिकम क्राउडेड एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि वो कंटिन्यूसली स्टिमुलेशन होते हैं। नॉर्मल स्टेट में वो क्यूबाइडल होते हैं।
ठीक है, और उनकी साइज जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन ग्रेव्स डिजीज की कंडीशन में क्योंकि वो कंटिन्यूस स्टिमुलेट हो रहे होते हैं तो उनकी शेप जो है क्यूबाइडल से टॉल एंड क्राउडेड बन जाती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेव्स डिजीज। एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रेव्स डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इट इज बिकॉज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। कभी बच्चों में डिफ्यूज होकर यूनिलेटरल हाइपरथायरॉयडिज्म करवा देता है। अब क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कंटिन्यूस स्टिमुलेशन कर रहा है थायराइड ग्लैंड की, तो वहाँ पे डिफ्यूज गोइटर डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एक्ट करता है फाइब्रोब्लास्ट पे, ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट एंड ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट। वहाँ पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि वो एक्टिवेट कर पाता है टी सेल्स को। टी सेल्स की एक्टिवेशन से इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, जो कि रिलीज करते हैं इंटरफेरोन गामा एंड पीएनएफ अल्फा। वहाँ पे फिर हाइड्रोफिलिक गैस की एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमेटस स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी। एंड हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होगी ग्रेव्स डिजीज में? थायराइड ग्लैंड मिलेगा लेकिन विद टॉल एंड क्राउडेड फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रेव्स डिजीज। हम नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर पे। सो व्हाट इज टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर? इट इज अ कंडीशन कि जिसमें एक थायराइड ग्लैंड जो है वो बाकी सारा तो नॉर्मल है, मतलब कि वो डिफ्यूजली नॉर्मल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई एक ऐसा फॉलिकल होगा जो बहुत ज़्यादा फंक्शन करेगा। इट कुड बी दिस फॉलिकल, इट कुड बी दिस फॉलिकल, इट कुड बी दिस और इट कुड बी दिस, या कोई भी हो सकता है। तो इट इज़ अ लोकलाइज्ड स्वेलिंग जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवा रहा है। और दिस फॉलिकल दैट इज हाइपर फंक्शनिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टीएसएच हार्मोन। मतलब कि इसमें टीएसएच हार्मोन की जो है म्यूटेशन हो जाती है, वहाँ पे टीएसएच का कोई भी रोल नहीं होता। इट इज सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब खुद ब खुद जो है वो थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन कर रहा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द टीएसएच हार्मोन। सो दिस इज वेरी स्मॉल एंड इजी टॉपिक, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। उसके बाद आता है थायराइडोस्टेरोन। थायराइडोस्टेरोन इज अ कंडीशन जिसमें ऑलरेडी डिजीज थायराइड ग्लैंड जो पड़ा हुआ है, मतलब कि एक थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म स्टेट में गया हुआ है। इट कुड बी ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज, इट कुड बी ड्यू टू टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। अगर उसके ऊपर कोई ऐसा स्टिमुलस आ जाए जो कि उस कंडीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, यानी कि एक्सेसिवेशन ऑफ एन अनट्रीटेड कंडीशन, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ा सकती हैं, इन चीज़ों को एक्सेसिवेट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल एक टॉक्सिक नोड्यूल पड़ा हुआ है जो कंटिन्यूसली थायराइड को सिक्रेट किए जा रहा है, उसके ऊपर हमें इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्जिकल कोई हमने इसको स्टिमुलस दे दिया, तो इसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी। It will increase the production of thyroid gland by many folds than its normal level। तो इस कंडीशन में एजिटेशन होगा, फीवर हो सकता है, डेलीरियम हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मतलब वही हाइपरथायराइडिज्म वाले सारे सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद होंगी और एलेप्टिस बढ़ी होगी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट क्योंकि ट्रांजिट कंडीशन है थायराइड स्ट्रोम, लेकिन बहुत फेटल कंडीशन है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 4 आपको पीस याद करने हैं। फर्स्ट पी फॉर प्रोप्रानोलोल व्हिच इज अ बीटा ब्लॉकर, सेकंड पी इज फॉर PTU which is propylthiouracil जो ड्रग है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म की। थर्ड पी इज प्रेडनिसोलोन यानी कि स्टेरॉइड्स, एंड द फोर्थ पी इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म को कैसे रोकेगा? पोटेशियम आयोडाइड जो है वो वुल्फ-चैकोफ इफेक्ट करता है। वुल्फ-चैकोफ इफेक्ट हम पीछे फिजियोलॉजी में भी पढ़ सकते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म वाले चैप्टर में भी हम पढ़ के आ चुके हैं, तो वहाँ पे आप वुल्फ-चैकोफ इफेक्ट दोबारा देख सकते हैं। So treatment of thyroid storm is propranolol, prednisolone, PTU and potassium iodide. Then moving on to Jones-Bessau effect. Jones-Bessau effect क्या है? Jones-Bessau effect is basically the opposite, exact opposite of Wolff-Chakoff effect. Wolff-Chakoff effect में क्या था कि हमने बहुत ज़्यादा आयोडीन दे दिया जिसने आयोडीन सिंथेसिस को, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को शट ऑफ कर दिया। इस कंडीशन में जोस-बेस्ड में क्या होता है कि द पर्सन ऑलरेडी हैज हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि उसमें थायराइड हार्मोन की जो अमाउंट है बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है वो कम है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी आयोडीन देंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सेस में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो इस अफेक्ट को हम बोलते हैं जोस-बेस्ड इफेक्ट। इट इज एन इजी टॉपिक, इट यू कैन स्टडी दैट आयोडीन इंड्यूस्ड hyperthyroidism, it is due to iodine deficiency. Iodine contrast amiodarone are the known risk factors for Jones-Bessau effect, and Jones-Bessau effect is exactly opposite to the Wolff-Chakoff effect. So this was all about the hyperthyroidism। यहाँ पे हमारा जो है वो पैथोलॉजिकल सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होता है, लेकिन एक टॉपिक अभी रह गया है व्हिच इज द थायराइड कैंसर। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम थायराइड एडिनोमा पढ़ेंगे एंड टाइप्स ऑफ थायराइड कैंसर पढ़ेंगे। तो होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो आल्सो। And if you like the video then please like, share and subscribe। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।